हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHIC 133 भारत का इतिहास जो 1206 से 1707 तक के इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, इसके इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम है, आप भारतीय इतिहास 1206 से 1707 तक के भारतीय इतिहास विषय पर अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जिन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आप उन टॉपिक को देख लीजिए। आप उन टॉपिक को देखकर ही समझ जाएंगे कि यह एक तरह से पूरे बुक को कवर करता है। अगर आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जानकारी रखते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम 100% बहुत ही अच्छा जाने वाला है और कम से कम आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए, आज जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे इस चैप्टर से उठाया है, 1206 से 1707 तक के जो इंडियन हिस्ट्री है, उन टॉपिक को आप देख लीजिए। फिर एक एक टॉपिक पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में उसका आपको उत्तर हम देंगे। तो चलिए, पहले आप टॉपिक को देख लीजिए। जैसे अरबी फारसी ऐतिहासिक लेखन परंपरा, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे हम। वीडियो में हम अबुल फजल अकबरनामा को जानेंगे कि यह क्या है। ताजुक ए जहांगीरी, जो कि एक संस्मरण है जहांगीर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाबरनामा, जो बाबर का संस्मरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो गुलबदन का बेगम का संस्मरण है और जो उन्होंने कुछ आंखों देखा था, उसका विवरण है हुमायूं नामा में, जिसमें हमें बाबर और हुमायूं के विषय में या उसके तत्कालीन समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे इंसा पत्र क्या है, इंसा महरू क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण, जो हमें 1206 और 1707 तक जो विदेशी यात्रियों के विवरण मिलते हैं, जिनसे हम इनके बारे में इस समय काल जो 1206 है और 1207 तक के जो समय काल है इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसी प्रकार क्षेत्रीय ऐतिहासिक जो लेखन परंपरा थी, जो लेखन के रूप में जो कुछ रिकॉर्ड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसे उपयोगी है हिस्ट्री को जानने में। इसी प्रकार कराचिल अभियान जो त्रासदी हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्यों की विशेषताएं क्या है, वह क्यों नहीं सल्तनत के रूप में उभरे, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे और समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। शायद आप एक बार इस वीडियो को पूर्ण रूप से आप पूरा देख लें, आप इन सभी टॉपिक पे, इस पूरे 1206 से 1207 तक के भारतीय इतिहास में बनने वाले प्रश्नों के लगभग 80% प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ऐसी हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य, जिसमें नयनकार अयंगार व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहमानी शक्ति का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाबर के आक्रमण के पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में मुगल शासन की स्थापना कैसी हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य एशिया की स्थिति, बाबर का जो भारत आने से पहले था, मध्य एशिया की स्थिति, बाबर का भारत आने की जो परिस्थिति बनी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मध्य एशिया में ऐसी क्या स्थिति हुई कि बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ, भारत की ओर आया। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन को जानेंगे, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन को भी जानेंगे। मुगल के प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और नगर किला बंदरगाह जो प्रशासन थी, वह क्या थी, कैसे ये सुचारू रूप से चलते थे, क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मनसब व्यवस्था को पढ़ेंगे, मनसब व्यवस्था, जागीर व्यवस्था, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रतीकात्मक मुद्रा क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल भू राजस्व की प्रमुख विशेषताएं, मुगलों की मुद्रा प्रणाली, दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है भू राजस्व व्यवस्था क्या था, दिल्ली सुल्तानों का भू राजस्व प्रशासन क्या था, मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था प्रशासन क्या था, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो हुए थे, इसके उदय के कारणों को और इस समय के महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उस समय के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, किनके द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, एक करके सभी टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आप इस पे बनने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकें। अगर इतने सारे टॉपिक का आपने अभी तक तैयारी कर लिया है तो आप
1206 से 1707 तक के भारतीय इतिहास विषय पर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और लगभग आप 80% प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। फिर भी आप इससे बेहतर आपकी तैयारी है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है और आप डर रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाइए और कम से कम 80% मार्क्स स्कोर कीजिए। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने अरबी फारसी इतिहास लेखन परंपरा के बारे में बता दिया था। जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल अकबरनामा, ताजु के जहांगीरी, अकबरनामा, ये बाबरनामा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम का जो स्मरण है, इंसा पत्र, इंसाई महरू तक हमने इससे पहले की वीडियो में कवर किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विदेशी यात्रियों के विवरण, तो आज यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विदेशी यात्री के विवरण के क्रम में अगर हम देखें तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग जो यात्री थे, विदेशी यात्री थे, वे भारत आते गए। तो एक एक करके हम कुछ जो विदेशी यात्री थे उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे सर टॉमस रो, वो जो है जहांगीर के दरबार में लगभग 1615 में आए थे। रो जहांगीर के समय की भारत की राजनीतिक व्यवस्था और उपयोगी स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। उनका वृत्तांत जहांगीर, अशरफ खां, खुसरो, खुर्रम के चरित्र को समझाने में सहायक हैं, उपयोगी हैं। सम्राट जो जहांगीर था उसके नौरोज समारोह और जहांगीर के तुलादान समारोह के बारे में उनका लंबा विस्तृत विवरण हमें उस समय उस कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार हम देखें तो निकोलाओ मानुची, यह एक वेनेशियन यात्री थे, एक विदेशी यात्री थे, यूरोपियन यात्री थे, जो दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में शामिल हुए थे। बाद में वह राजा जयसिंह की सेवा में लगे। इसी प्रकार हम देखें तो वह शिवाजी से भी मिले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मिले थे। उन्हें चिकित्सा का ज्ञान था और इसी ज्ञान के कारण उसने 1670 में लाहौर में एक चिकित्सक के रूप में सेवा की। बाद में वह शाह आलम की पत्नी के चिकित्सक बन गए और मानुची का जो एस्टोरिया डो मोग्रो औरंगजेब के समय के भारत का एक सजीव वृत्तांत प्रदान करता है। उनका एक उन्होंने जो लिखा है उस पुस्तक का नाम एस्टोरिया डो मोगोरो है, जो औरंगजेब के समय के कालखंड की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और उसका और दक्कन के प्रति मुगल नीति को भी समझने में हमें इसका जो यह लेखन है, यह पुस्तक है, यह जानने में मदद करता है। वह हिंदुस्तान के लोगों के तौर तरीके, रीति रिवाज का विवरण भी प्रदान करता है। उसके बारे में आप इतना ही जान लीजिए, जो निकोलाओ मानुची और सर टॉमस रो, इस दो को आप पढ़ लीजिए। इस दो की सहायता से आप विदेशी यात्रियों के विवरण पे बनने वाले प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो आप सर टॉमस रो और निकोलाओ मानुची पर जो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, मानुची जो है दरसिकोह की सेना में तोपची का काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिला और वो राजा जय सिंह के दरबार में शामिल भी रहा और उसे चिकित्सा का ज्ञान था और उसने भारत में चिकित्सक का भी कार्य किया। उसकी सहायता से, उसके लेखन की सहायता से हमें औरंगजेब और दक्कन के प्रति जो मुगल नीति थी उसको समझने में तथा हिंदुस्तान के लोगों के तौर तरीके और रीति रिवाज को जानने समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। तो यह आपका विदेशी यात्री का विवरण कवर हो गया। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा। जब क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें भी आप दो मुख्य रूप से याद रखेंगे। पेशवा दफ्तर, जो अब पुणे अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित और ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो उसके कार्य थे उस पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह जो मराठी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह है। अगर हम देखें तो पुणे अभिलेखागार जो है सो पुणे अभिलेखागार को एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार
कहा या माना जाता है। इसमें करीब 50 मिलियन दस्तावेज का विशाल संग्रह है, जिसे करीब 39,000 कपड़ों के बंडल में बांधा गया है। इसमें हमें कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो शिवाजी काल के हैं। पेशवा के शासन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ इस क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियों को समझाने में ये दस्तावेज महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम देखें तो जो तेलुगु में जो कृष्णदेव राय द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, उनकी सहायता से हमें विजयनगर साम्राज्य की राज्य संरचनाओं को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, जो मुख्य रूप से राज्य के राजतंत्रीय सिद्धांतों, राजा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रशासनिक संरचना, सेना, वन और राज्य के राजस्व से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार अहम के जो बुरंजी साहित्य है, उनके अध्ययन के बिना हम असम के इतिहास को नहीं समझ सकते। यह महत्वपूर्ण स्रोत है असम के इतिहास को जानने का, जो अहम बोली में लिखी गई है। बुरंजी साहित्य जो है अहम बोली में लिखी गई है, बाद में इसे असमिया भाषा में भी लिखा गया है। इस बुरंजी साहित्य से हमें बुरंजी राजाओं, पुजारियों और कुलीन वर्ग के लोगों और उनके समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे, उससे मात्र अब ये 3 महत्वपूर्ण पेशवा दफ्तर के जो पुणे लेखागार के नाम से आप जानते हैं, उसे याद रखेंगे। तेलुगु में जो कृष्ण देव राय द्वारा रचित हैं, उससे हमें विजयनगर साम्राज्य की राजाओं के कर्तव्य, उसके प्रशासनिक संरचना, सेना, वन, राजस्व वसूलने से संबंधित जो भी उनके प्रशासन इकाई थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार असम के बारे में जानने के लिए हमें असम के बुरंजी साहित्य के बारे में आपको याद रखना है। उससे हम बुरंजी राजाओं, पुजारियों और कुलीन वर्ग के लोगों और उनके समय की घटनाओं का रिकॉर्ड हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय इतिहास परंपरा भी आपका कवर हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कराचिल त्रासदी। जब हम कराचिल अभियान त्रासदी की बात करते हैं, तो आइए इसे समझ लेते हैं यहाँ क्या था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है कराचिल क्षेत्र को विजित करने की योजना से जो है, जो अभी के स्थान में अगर हम देखें तो प्राचीन ये पहचान जो है आज के समय में देखें उस स्थान की, तो जो कराचिल हम बोल रहे हैं उसकी पहचान क्या है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित आधुनिक जो आजकल हम जानते हैं कुल्लू के नाम से, वह जगह थी कराचिल। इसको विजित करने के लिए उसने अपनी एक विशाल सेना खुसरो मलिक के नेतृत्व में वहाँ भेजा। उसने कराचिल के और इस सफलता के अहंकार में वह वापस नहीं लौटा और वह तिब्बत की ओर आगे बढ़ गया। पर नहीं थी, परंतु शीघ्र ही वहाँ पे जो है सो बर्फबारी और भारी बारिश प्रारंभ हो गई। इससे सेना बीमारी और प्रकोप का शिकार हो गई। यह विपत्ति इतनी भयंकर थी कि मात्र 3 जवान ही इस विपत्तिपूर्ण कहानी का विवरण देने के लिए जीवित वापस आ सके। तो यही थी कराचिल अभियान त्रासदी, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कराचिल क्षेत्र को जीतने के लिए खुसरो मलिक के नेतृत्व में सेना भेजी थी और उसने कराचिल के महत्वपूर्ण स्थान जिदिया पर अधिकार कर लिया और आगे तिब्बत की ओर बढ़ा, जहां भारी तूफान बारिश की वजह से के प्रकोप में आकर के उनके ऊपर बीमारी और वो प्रकोप के शिकार हो गए। और यह विपत्ति इतनी बड़ी थी कि मात्र 3 लोग ही वहाँ से जीवित वापस आ सके। तो यह थी कराचिल त्रासदी अभियान। तो चलिए पढ़ते हैं क्षेत्रीय राज्यों की विशेषताएं, कि क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता क्या थी। तो क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो भारत के भूभाग पे अनेक छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे। यही क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता थी और यह अपने स्वार्थ के लिए आपस में ही लड़ा करते थे। और अगर हम देखें कुछ उदाहरण, तो कामटा और अहम को ले लीजिए। ये राजा आए दिन एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। उसी प्रकार देखिए तो उड़ीसा के जो शासक थे, वो हमेशा भ्रमण सहना पड़ता था। राजपूताना के जो विभिन्न राजवंश आपस में लड़ा करते थे। उन्होंने अपार संकट की स्थिति में भी एकता का भावना प्रदर्शित नहीं किया। तो ये जो क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता थी, इन्हीं सभी कमियों के कारण से जो बाहरी आक्रांता आते थे, वह इन पे आसानी से विजय प्राप्त कर लेते थे। तो क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता यही थी कि वे आपस में एकजुट नहीं थे। अपने स्वार्थ के लिए वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। छोटे छोटे भूभाग पे शासन करके राजा बन के शासन किया करते थे। तो एक तरह से देखें तो यही इनकी विशेषता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, जिसमें नयनकार और अयंगार व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें तो विजयनगर राज्य था, मुख्य संघर्ष इनका जो था विजयनगर का बहमानी जो शासक थे उनके साथ था। इस संघर्ष के केंद्र में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी बेसिन, तुंगभद्रा दोआब और कोंकण प्रदेश थे। विजयनगर राजतत्व परिधीन क्षेत्रों में प्रतीकात्मक था, जिस पर शासक अपने अधिपतियों के द्वारा नियंत्रित रखते थे। ब्राह्मण धार्मिक मार्गदर्शन से अधिक राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष कर्मिक थे, यानी कि जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे एक तरह से मुख्य पथ प्रदर्शक वही थे, वही राजा को मार्गदर्शन देते थे और उन्हीं के बताए सुझावों पर राजा अमल करता था और बेहतरीन शासक साबित हुए। और विजयनगर की शक्ति जो मजबूत हुई उनमें दो प्रमुख जो उनकी प्रशासनिक संस्थाएं थी, एक नयनकार और दूसरी अयंगार व्यवस्था। इसके बल पे वे काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली बने। कृष्णदेव राय जो थे एक महान शासक थे, उनके शासनकाल में ही उन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य है महान उपलब्धियां हासिल की। इस अवधि में बहमानी शक्ति का पतन हुआ, जिसके फलस्वरूप उनका विखंडन हुआ और 5 राज्यों में उनका उद्भव हुआ। और इस प्रकार जो है कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, कोंडावीडु तथा नालगोंडा पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया। गजपतियों से तेलंगाना, राजामुंदरी से एवं वरंगल पुनः प्राप्त किए। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ, विजयनगर साम्राज्य मजबूत हुई। तो यह विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं नयनकार और अयंगार व्यवस्था यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। नयनकार व्यवस्था, इसमें जो नयनकार व्यवस्था विजयनगर के राजनीतिक नायक और योद्धा नायक या अमर नायक की पदवी, जो यहाँ सेना नायक और योद्धा जो थे वह नायक या अमर नायक की पदवी धारण किया करते थे। और इनके बारे में अगर हम विशेष रूप से बात करें तो जो ये नायक व्यवस्था था यह विजयनगर साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बनाता था। इनके अधीन सैनिक की एक टुकड़ी होती थी जिनका ये संचालन करते थे और वक्त पड़ने पे ये विजयनगर के राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे और इनको इन सेवा के बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी, जिससे ये अपने सैनिक के खर्च को वहन कर सके और जरूरत पड़ने पे विजयनगर राजा को ये सैनिक सहायता प्रदान कर सके। और इनके बल पे ही विजयनगर साम्राज्य जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गए थे। इसी प्रकार हम देखें कि आयकर व्यवस्था क्या थी। तो आयकर व्यवस्था जो थी वह स्थानीय क्षेत्रीय डिवीज़न के रूप में काम करता था। इसमें हम देखें तो आयकर में ग्राम सेवक अथवा कर्मचारी होते थे तथा इनके अंतर्गत परिवार के समूह आते थे। इसमें मुखियागण, लेखाकार, इन्हें गांव का एक भाग या गांव में एक भूखंड दिया जाता था। कभी कभी उन्हें एक निश्चित लगान अदा करना पड़ता था, किंतु मुक्त होते थे क्योंकि उनकी कृषि आय पर कोई नियमित कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार हम देखें तो अन्य ग्राम सेवक भी थे, जैसे धोबी, पुजारी को भी अनुष्ठानिक कार्य और गांव के समुदाय की सेवा के लिए भुगतान भूमि के रूप में दिया जाता था। इसी प्रकार देखें तो कुम्हार, लुहार, बढ़ई, जलापूर्ति कारक व्यक्ति जो सिंचाई मार्गों की देख रेख करता था, साहूकार, महाजन का जो पर्यवेक्षक था, ये सब आयकर व्यवस्था की विशिष्टता थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन और निश्चित नगद का भुगतान ग्रामीण सेवकों जिनका निश्चित कार्य होता था उनको दिया जाता था। इस प्रकार से नयनकार और अयंगार व्यवस्था को हमने समझा। अब जानते हैं बहमानी शक्ति का उदय। बहमानी शक्ति का उदय देखते हैं। बहमानी राज्य की स्थापना से ठीक पहले के दक्कन में राजनीतिक स्थिति का सर्वेक्षण करें तो उसमें हम देखते हैं कि दक्कन के अधिकांश भागों पर विजय और उनका दिल्ली सल्तनत में अधिग्रहण
मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था। और चूँकि दिल्ली से जो दक्कन के जो इलाके थे वह काफ़ी दूर थी, इसलिए वहाँ पे शासन करने के लिए वह एक वाइसराय नियुक्त करते थे, जो वास्तव में देखें तो 23 प्रांतों के विशाल प्रदेश का स्वामी होता था। उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसे दी गई थी और वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके पास अधिकार थे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, किसी भी प्रकार का आदेश देने के लिए, कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने के लिए उनके पास पूर्ण रूप से अधिकार था। इस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद सुल्तान का वास्तविक नियंत्रण निम्नलिखित कारणों से कमजोर था। आइए देख लेते हैं उनको। जैसे दिल्ली से उनकी काफ़ी बहुत दूरी थी, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वायसराय और जो अन्य अधिकारी को जो प्राप्त विशेषाधिकार थे वे सब एक तरह से देखें तो उनके नियंत्रण को कमज़ोर करते थे। इन परिस्थितियों के बल पे ही नियुक्त अधिकारी जो थे केंद्र के साथ उनका असंतोष हो जाने पे दिल्ली के साथ संबंध बिगड़ने लगे और इन्होंने कड़ा विरोध करके इन्होंने दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग करके एक बहमानी राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया। तो प्रमुख कारण मैंने आपको बताया बहमानी शक्ति के उदय के, तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे बाबर के आक्रमण के पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति, कि बाबर जब भारत में आया उससे पूर्व भारत की क्या स्थिति थी। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। जब बाबर के भारत में आक्रमण के पूर्व की स्थिति पर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि गुजरात, मालवा और मेवाड़ ये 3 भारत के प्रमुख राज्य थे, जिसमें मेवाड़ जो था सबसे अधिक शक्तिशाली था। गुजरात, मालवा और मेवाड़ ये 3 राज्य थे, जिसमें गुजरात पर मुजफ्फर शाह का शासन था, जबकि मेवाड़ सिसोदिया शासक राणा सांगा के अधीन था। सबसे अधिक शक्तिशाली यही राज्य थे, मतलब ये मेवाड़ जो थे सबसे शक्तिशाली राज्य थे। मालवा के शासक पर नियंत्रण लोधी, मेवाड़ एवं गुजरात के शासकों का दबाव था, क्योंकि यह न केवल एक उपजाऊ क्षेत्र था एवं हाथियों की आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत था। यानी कि हम देखें तो जो गुजरात और मेवाड़ के लिए मालवा महत्वपूर्ण स्थान मायने रखता था, क्योंकि एक तो यह जो मालवा है वो उपजाऊ क्षेत्र था, हाथियों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्रोत था। साथ ही चूँकि गुजरात और मेवाड़ का लोधी शासकों के साथ संघर्ष था, तो यह लोधी शासकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त देखें तो गुजरात एवं मेवाड़ के लिए भी लोधी के विरुद्ध यह मध्यवर्ती राज्य का कार्य कर रहा था। और मालवा का जो सुल्तान था वह एक अक्षम शासक था, उसके प्रधानमंत्री थे मेदिनी राय। उनके लिए आंतरिक कलह के कारण राज्य की एकता बनाए रखना मुश्किल हो गया। अंततः मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मालवा एवं गुजरात पर अपने प्रभाव बढ़ाने में सफलता प्राप्त किए। इसके साथ ही देखिए तो यह भी कहा जाता है कई राजनीतिक विशेषज्ञों के ओर से कि जो उस समय राजपूत राज्यों का एक महासंघ बना हुआ था जो हिंदुस्तान पर नियंत्रण करने की तैयारी में था। यह भी कहा जाता है कि यदि बाबर का आक्रमण न हुआ होता तो राजपूत अपने प्रख्यात नेता राणा सांगा के नेतृत्व में उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने में सफल हो जाते। तो यह बाबर के आक्रमण से पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मध्य एशिया की क्या स्थिति थी जो बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इस पे हम देखें तो समरकंद एक स्थान है जहां पर बाबर अधिकार करने में असफल हो जाता है। इस असफलता, इस पराजय से जो उज़्बेक थे उनका मध्य एशिया में उत्थान होता है और बाबर वहाँ कमज़ोर हो जाता है। उसके पास अब भारत की तरफ काबुल आने की स्थिति के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था। और अन्य कारणों को हम देखें तो वह मध्य एशिया पर साम्राज्य स्थापित करने की आशा को छोड़ चुका था। अब उसके पास भारत की ओर आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अबुल फजल जो लिखता है उससे हमें पता चलता है कि भारत के संपन्न संसाधन एवं अफगानिस्तान की जर्जर आर्थिक स्थिति भी बाबर के लिए आकर्षण का कारण रहा।
सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति ने बाबर को लोदी साम्राज्य के राजनीतिक असंतोष तथा अराजकता का विश्वास दिलाया। राणा संगा एवं पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी द्वारा बाबर को दिए गए निमंत्रण ने बाबर की लालसाओं को और बढ़ाया। संभवतः तैमूर की संपत्ति पर पैतृक अधिकार ने भी उसके भारत पे आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये सब कारण थे। इन सभी कारणों की वजह से बाबर जो है भारत की ओर बढ़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मध्य एशिया में क्या स्थिति थी जिसके कारण से बाबर को भारत की ओर आना पड़ा। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं।